हेलो फ्रेंड्स। हाँ, देखिए हम लोगों ने पिछली क्लास तक संवैधानिक इतिहास वाला जो हिस्सा है और रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, यहाँ तक का हिस्सा कंप्लीट कर लिया था। मतलब संवैधानिक इतिहास वाला हिस्सा कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो भारत के संविधान का निर्माण वाला हिस्सा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भारत के संविधान के निर्माण में हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा भारत का संविधान क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो उसके निर्माण के लिए सबसे पहले विचार, मतलब संविधान सभा कैसे बैठी, संविधान सभा में जो लोग थे जिन्होंने मिलकर संविधान का निर्माण किया, उनका चुनाव कैसे हुआ, उसमें कौन कौन से सदस्य थे, कितने क्षेत्र में बटे हुए थे। तो इस तरीके की सब चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो को देखने के लिए देखिए भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, अभी क्या पढ़ेंगे अपन, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक, तो सबसे पहले ये देखना है अपने को कि किन्होंने सबसे पहले मांग की। तो सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक, तिलक जी लिखा हूँ यहाँ पर, आप लोग पूरा नाम लिखेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग की। ये पूरा आप लोग लिखेंगे। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग की। अब ये अप्रत्यक्ष मांग और प्रत्यक्ष मांग क्या होता है, देखिए इन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मुझे संविधान सभा का निर्माण करना है, मतलब हम लोग संविधान सभा का निर्माण करना चाहते हैं जो भारत का संविधान बनाए, ये इन्होंने नहीं कहा। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि स्वराज विधेयक, इसका मतलब था हमारे देश का को स्वतंत्र, एक तरीके से स्वतंत्र करना, मतलब हमारे देश में स्वयं का राज हो, किसी दूसरे का शासन न हो। तो स्वराज की मांग की इन्होंने। तो स्वराज की मांग मतलब भी तो वही होता है, आपके देश का खुद का शासन होगा तो वहां तो संविधान सभा की मांग होगी ही ना। तो एक तरीके से अप्रत्यक्ष मांग हुई। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आप लोगों ने मांग किया कि गणतंत्र का मांग किया, अगर कहीं जैसे कि मांग किया कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, तो आप इनडायरेक्टली गणतंत्र का ही तो मांग कर रहे हैं। जिस देश में गणतंत्र रहेगा वही तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वहीं तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति, गणतंत्र मतलब क्या होता है, उसके राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव होना। तो लोग अगर किसी देश के ये मांग कर रहे हैं कि हमको गणतंत्र का शासन प्रणाली अपनानी है, ठीक है, तो इनडायरेक्टली तो वो लोग यही मांग रहे हैं कि गणतंत्र, डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं वो लोग कि हमको गणतंत्र शासन प्रणाली चाहिए। हमको क्या बोल रहे हैं वो लोग, हमको हमारे राष्ट्र का मुखिया का चुनाव होना चाहिए। तो वो लोग इनडायरेक्टली तो गणतंत्र ही मांग रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्टली मांग रहे हैं बोलेंगे क्या, नहीं, वो इनडायरेक्टली मांग रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि ये लोग डायरेक्टली ये नहीं कहा इन्होंने कि संविधान सभा में इतने सदस्य होने चाहिए, हम संविधान बनाना चाहते हैं, ये सब नहीं कहा। इन्होंने केवल स्वराज की मांग की, स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग की, इसलिए अप्रत्यक्ष मांग, मतलब इनडायरेक्टली ये वही हुआ। ठीक है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष मांग कहा गया। ठीक है, अब आगे देखिए 1906 में। ठीक है, तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष मांग संविधान सभा की किसने की बोलेगा, तो स्वराज विधेयक के माध्यम से किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने मांग किया। 1906 में स्वराज की मांग किया दादा भाई नौरोजी ने। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। ठीक है, उसके बाद 1906 में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, स्वराज का मांग किया, और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज का मतलब क्या होता है, अपना स्वतंत्र होना, दूसरों से स्वतंत्र होना, खुद का राज, स्वयं का राज। स्वराज क्या कहलाता है, स्वयं का राज, मतलब दूसरों से स्वतंत्र होना। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग, भाई ये अगर पूछता है ये क्वेश्चन कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले भारतीय कौन थे, उसमें 4 ऑप्शन रहता है, तो दादा भाई नौरोजी लगाना है आपको। ये स्वराज विधेयक था ना कि स्वराज, ये विधेयक था एक तरीके का, लेकिन स्वराज शब्द का पहली बार मांग जो थे वो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग। तो स्वराज, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में स्वराज के माध्यम से संविधान सभा का मांग किया, तो इन्होंने भी किया था। ठीक है, तो आप लोग को लिखना है दादा भाई नौरोजी ने स्वराज के माध्यम से संविधान सभा का मांग किया था। ये भी एक अप्रत्यक्ष मांग था, क्योंकि ये भी डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि हमको संविधान सभा का निर्माण करना है, ये तो स्वराज की मांग कर रहे हैं। स्वराज जब मिलेगा, आपको स्वतंत्रता आपको मिलेगी, तो आपको खुद संविधान बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, मतलब संविधान सभा का निर्माण करना पड़ेगा। तो ये भी अप्रत्यक्ष मांग था, न कि प्रत्यक्ष, और स्वराज शब्द का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया था। 1921-22 में, उसके बाद देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन चालू हुआ। तो असहयोग आंदोलन भी किस लिए चालू हुआ,
क्योंकि चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो, तो असहयोग आंदोलन चालू हुआ। इसका मतलब सीधा हुआ कि आप अप्रत्यक्ष मांग संविधान सभा का कर ही रहे हैं, तो ये भी एक अप्रत्यक्ष मांग था। लेकिन असहयोग आंदोलन असफल हो गया चौरा चौरी कांड के बाद। तो ये 20, 21, 22 के समय पे असहयोग आंदोलन के माध्यम से भी संविधान सभा का मांग किया गया था। उसके बाद 1934 में, अब ये देखिए अभी तक क्या हो रहा है, ये लोग डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि हमको संविधान सभा का मांग, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं संविधान सभा होनी चाहिए, हमारे देश का संविधान होना चाहिए। ये लोग अभी तक क्या कर रहे थे, अप्रत्यक्ष मांग, मैंने बताया था आपको, तो अप्रत्यक्ष मांग कर रहे थे। 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय मतलब मानवेंद्र नाथ राय, आपको पूरा नाम लिखना है, एम.एन. रॉय शॉर्ट फॉर्म में भी दे देता है, तो मानवेंद्र नाथ रॉय ये कौन थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनक थे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, मतलब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी। ठीक है, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानवेंद्र नाथ रॉय डैश करके लिखिएगा, सीपीआई के जनक, सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनक कौन है करके पूछा है क्वेश्चन, तो मानवेंद्र नाथ रॉय। और उसके बाद लिखिएगा मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन का विचार किया। पहली बार एम.एन. रॉय के मन में आया संविधान सभा की गठन का विचार, और प्रत्यक्ष मांग किया इन्होंने। प्रत्यक्ष मांग कैसे, मतलब डायरेक्ट यही, इस चीज को एग्जैक्टली यही जोर दिया इन्होंने कि भाई हमको संविधान सभा की मांग करते हैं, हम संविधान सभा, हम लोग संविधान सभा की मांग करते हैं, और वो संविधान सभा मिलकर हमारे भारत का संविधान बनाएगी। तो पहली बार संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था बोलेगा तो मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय के मन में आया था। सबसे पहले विचार इन्हीं के मन में आया, और सबसे पहले प्रत्यक्ष मांग भी इन्हीं ने की। इन्होंने अप्रत्यक्ष मांग कर रहे थे ये लोग क्या, ये सबसे पहले एम.एन. रॉय ने क्या किया, प्रत्यक्ष मांग किया संविधान सभा का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब उसके बाद देखिए 1935 कांग्रेस ने मांग की। तो पहली बार कांग्रेस ने कब मांग की, तो 1935 में की। ठीक है, पहली बार कांग्रेस ने कब मांग की, तो 1935 में की। 1935 में कांग्रेस ने मांग की फैजपुर अधिवेशन के दौरान। ठीक है, 1935 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर में अधिवेशन चल रहा था, तो फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। ठीक है, अब उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु संविधान सभा की मांग की। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संप्रभु संविधान सभा की मांग की। संप्रभु का मतलब भी वही होता है, स्वयं का शासन। ठीक है, दूसरे जहां पे अपने निर्णय के लिए जो इसका मैं बता भी चुका हूं, संप्रभु मतलब इसका निर्णय लेने के लिए खुद अपना देश स्वतंत्र हो, कोई दूसरा आपके निर्णय को प्रभावित न कर सके, वो देश होता है संप्रभु देश। तो संप्रभु का मतलब समझ गए, अपना शासन, स्वतंत्र शासन। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार संप्रभु संविधान सभा की मांग की। अब यहां पर संप्रभु संविधान पर जोर इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि जो संविधान सभा का निर्माण होगा, जवाहरलाल नेहरू की मांग ये थी कि संविधान सभा का जो निर्माण होगा उसमें अंग्रेज लोग नहीं रहेंगे, उसमें भारत के लोग ही मिलकर अपने लिए संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, इन्होंने ये कहा। इन्होंने एक मांग और रखी थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के लोगों का चयन होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर मतलब एक चुनाव टाइप का होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट चुनाव, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा। और इसी मांग को, यही मांग आगे चल के 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में सामने आई। अगस्त प्रस्ताव इसी को कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू के जो संप्रभु संविधान सभा की मांग थी, और इन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो यही सब, इसी को आगे चल के 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आपको पूरा लिखना है। तो पहली बार अगर कहीं बोलेगा तो कि पहली बार संप्रभु संविधान सभा की मांग किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू। किस सन में की, तो 1938 में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। वयस्क मताधिकार इनका मांग क्या था, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो, ये इनका मांग था। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ 1942 में। अब 1940 तक का तो ये हो गया, अगस्त प्रस्ताव के रूप में यही सामने आया। 1938 में जो मांग की है वो, ठीक है, यही अगस्त प्रस्ताव का प्रावधान भी यही था। 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया। तो अब देखा अंग्रेजों ने कि बहुत ज़्यादा संविधान सभा की मांग हो रही है, और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चालू होने वाला था, चालू हो चुका था 1939 से। तो भारत के हेल्प की ज़रूरत थी अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को क्या कि भारत को लालच देना चालू किए, और भारतीय लोग अंग्रेजों के साथ, मतलब उस द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं देना चाहते थे अंग्रेजों का। तो अंग्रेज लोग भारतीयों का साथ लेने के लिए क्या किए कि
बीच बीच में लालच देते रहते थे। तो क्रिप्स मिशन भेजा उन्होंने। तो क्रिप्स मिशन में क्या कहा उन्होंने, संविधान सभा का मांग किया जाएगा, लेकिन जो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तब आपके लिए एक संविधान सभा का मांग किया जाएगा। लेकिन इस क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लोगों का संगठन था मुस्लिम लीग ये चाहता था कि एक पृथक राष्ट्र चाहता था। मुस्लिम लीग क्या चाहता था, पृथक राष्ट्र चाहता था। तो उस समय पृथक राष्ट्र की मांग को क्रिप्स मिशन में ये प्रावधान नहीं था कि आपको एक पृथक राष्ट्र दिया जाएगा, मतलब जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उसको एक अलग देश बना दिया जाएगा, ऐसा इसमें बोला नहीं था। ठीक है, ये तो संविधान सभा से रिलेटेड प्रस्ताव लेके आया था क्रिप्स मिशन। तो इसको क्या किया, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। तो ये जो है वो अस्वीकार हो गया। ठीक है, ये जो जवाहरलाल नेहरू की जो मांग थी उसको सैद्धांतिक रूप से अनुमति प्रदान की गई थी, और इसी के आधार पर फिर आगे चल के संविधान सभा का गठन हुआ। तो इनकी मांगों को ध्यान में रखा गया था। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर ही संप्रभु संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो इन्हीं का मांग, तो इसको सैद्धांतिक रूप से अनुस्वीकृति मिली थी, अंग्रेजों ने इसको नकारा नहीं था, इसको भारतीयों ने नकार दिया। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा अंग्रेजों ने, फिर से भारतीयों को मनाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, मतलब 3 लोगों की एक ग्रुप था, है ना, एक ग्रुप बना के भेजा कि जाओ आप देखो कि संविधान सभा का किस तरीके से निर्माण करना चाहते हैं और किस तरीके से निर्माण आप लोग अपने प्रावधान के तहत संविधान सभा का एक निर्माण करो करके। क्रिप्स मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। तीनों के नाम आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे ये पूछता है, पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, अच्छे से याद रखना है इसको। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन जब आया तो उन्होंने भावी संविधान सभा कैसा निर्माण होगा उसकी पूरी तरीके से अपने जो प्रावधान था वो प्रावधान में संविधान सभा के निर्माण कैसे होगा ये सब चीज़ों को बताया उन्होंने। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। ये पूछता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ। क्रिप्स मिशन दिए रहता है और भी बहुत सारा 2-4 दिया रहता है, इसमें कैबिनेट मिशन ऑप्शन रहता है। तो कैबिनेट मिशन के, क्योंकि क्रिप्स मिशन को तो भारत ने अस्वीकार कर दिया था मुस्लिम लीग ने, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब आपको देखना है कि कैबिनेट मिशन ये जो 3 लोग थे उन्होंने भारत में संविधान के निर्माण के लिए क्या क्या प्रावधान दिए। तो ये प्रावधान लिखा हुआ है यहाँ पे, इस प्रावधान को आपको कैबिनेट मिशन का याद रखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसी के माध्यम से भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका प्रावधान क्या क्या है। इन्होंने कहा कैबिनेट मिशन जो आई तो इन्होंने कहा कैबिनेट मिशन में पहला प्रावधान ये था कि भारत में एक संविधान सभा होगी। फर्स्ट नंबर का पॉइंट डाल के लिखिएगा आप, भारत में एक संविधान सभा होगी। सेकंड पॉइंट, ये जो पॉइंट लिखा वो सेकंड पॉइंट लिखिए, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य। टोटल कितने सदस्य, 389 सदस्यों से मिलकर एक संविधान सभा बनेगी। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखा, भारत की एक संविधान सभा होगी भारत में। दूसरा, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। अब 389 सदस्य कहाँ कहाँ से आएंगे, तो पहले तो आप ये समझिए कि भारत जो है उस समय जब ये भारत का संविधान बन रहा था तो उस समय भारत जो है, भारत को जब स्वतंत्रता मिलने वाली थी तो 2-3 भागों में डिवाइडेड था भारत, 3 भाग में। पहला तो ब्रिटिश भारत था, मतलब बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे, आप लोग मैप में देख रहे होंगे। ठीक है, मैप में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ब्रिटिश भारत था, बहुत सारा क्षेत्र जो था वो ब्रिटिश भारत था, है ना। ब्रिटिश भारत मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश लोग शासन करते थे उस हिस्से में, उस प्रांत में ब्रिटिशों का शासन था, वहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं था किसी का। और बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जो देसी रियासत थे। देसी रियासत वो जो मतलब राजाओं का शासन था, वहाँ पे अंग्रेज लोग शासन नहीं करते थे, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से राजा लोग शासन करते, चलता तो अंग्रेज लोग का ही था लेकिन राजा लोग वहाँ पर शासन करते थे। तो एक 2 पार्ट में डिवाइडेड था, एक तो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र जहां पे सिर्फ ब्रिटिश लोग का शासन राज चलता था, है ना, जो डार्क वाला जो हिस्सा होगा वो ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र है। और देखिए देसी रियासत भी था, जो देसी रियासत था वो सब जो है राजाओं का शासन रहता था। तो उन्होंने कहा कि टोटल 389 सदस्य तो होगा, कैबिनेट मिशन ने कहा कि टोटल संविधान सभा में 389 सदस्य तो होंगे, लेकिन कहाँ कहाँ से होंगे, तो 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से होंगे जहां पर ब्रिटिशों का शासन है जिन प्रांतों में, वहां से 289 सदस्य चुन के लाए जाएंगे। 296 सदस्य 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से आएंगे और उसके बाद है ना 93 सदस्य देसी रियासत से आएंगे। 2 भाग में डिवाइड था, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। तो 296 जो सदस्य है वो ब्रिटिश भारत से के होंगे और 93 सदस्य जो होंगे वो देसी रियासत से होंगे। ठीक है, अब इस 296 ब्रिटिश भारत के सदस्यों को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 296 में से 292 सदस्य 11 गवर्नर प्रांतों
से होंगे। मतलब जो ब्रिटिश प्रांत थे, है ना, जो ब्रिटिश भारत था उससे 296 सदस्य आने वाले थे, ठीक है, ब्रिटिश भारत से चुन के। अब वो ब्रिटिश भारत भी क्या था, उसमें 11 गवर्नर प्रांत थे, ठीक है, 11 गवर्नर प्रांत थे। अब वो गवर्नर प्रांत कौन कौन से थे, 11 ठो, वो नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए कि 11 ठो गवर्नर प्रांत थे, मतलब जहां गवर्नर का शासन चलता था, है ना। तो उन गवर्नर प्रांतों से 292 सदस्य चुन के लाए जाएंगे। जो गवर्नर प्रांत थे, जहां जहां गवर्नर का शासन चलता था, वो प्रांत 11 ठो थे, वहां से 292 सदस्य आएंगे। और बाकी के 4 सदस्य मुख्य आयुक्त प्रांतों से आएंगे। मतलब जो दूसरे प्रांत हैं, दिल्ली, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान और अजमेर मारवाड़, ये 4 याद रखिएगा इसको, दिल्ली, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान और मारवाड़, अजमेर मारवाड़, ये 4 जगह से 4 मुख्य ये आयुक्त प्रांत बोलते थे इसको, मुख्य आयुक्त प्रांत, ठीक है। तो इन मुख्य आयुक्त प्रांतों से 4 सदस्य चुन के आएंगे। दिल्ली से 1 सदस्य, कुर्ग से 1 सदस्य, ब्रिटिश बलूचिस्तान से 1 सदस्य, अजमेर मारवाड़ से 1 सदस्य। तो टोटल कितने हो गए, 292 और 4 हो गए 296। मतलब ब्रिटिश लोगों का जो भारत था, जहां पर ब्रिटिश लोगों का शासन था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक मुख्य आयुक्त प्रांत, वहां से 1-1 सदस्य चुन के आएंगे, और ये 292 जो गवर्नर प्रांत थे, वो ये 11 ठो गवर्नर प्रांत थे, वहां से 292 सदस्य चुन के आएंगे, ठीक है। और बाकी 93 देसी रियासत से। तो इनका चुनाव होगा कहा, 296 जो ब्रिटिश भारत के सदस्य हैं, उनमें एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति से उसमें चुनाव होगा। और जो देसी रियासत रहेंगे, वो देसी रियासत में जो राजा हैं वहां, वो अपने राजा डिसाइड करेंगे, वहां चुनाव नहीं होगा, वहां राजा डिसाइड करेंगे कि वहां से किसको उठा के संविधान सभा में भेजना है। तो राजा द्वारा राजा जिसको बोलेगा वहां से, अब कि भाई मेरे रियासत से ये प्रतिनिधि संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए जाएगा और हेल्प करेगा, वो व्यक्ति चला जाएगा। और राजा देसी रियासत में चुनाव नहीं हुआ, 93 देसी रियासत में चुनाव नहीं किया गया। ये जो 296 ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे, 296 सीट थे, क्षेत्र नहीं, ब्रिटिश भारत के जो जितने प्रांत थे, उनमें टोटल 296 सीट डिसाइड किया गया। तो ये जो 296 सीट के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से 4 ये तो दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, मारवाड़ से आए, और 292 जो 11 ठो गवर्नर प्रांत थे वहां से आए, ठीक। टोटल 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, और 93 सीट में मनोनीत हुए थे। देसी रियासत जो राजा थे वो अपना मनोनीत करके संविधान सभा में भेज दिए थे, ठीक है। अब इसमें तीसरा नंबर का, अब ये प्रावधान ये था कि जनसंख्या के आधार पर सीटें डिवाइड की गई, जहां पर ज्यादा जितना प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट, ये वाले के लिए ना, ब्रिटिश प्रांत के लिए। देसी रियासत तो चुनाव ही नहीं हुआ था, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट डिसाइड किया गया था। 10 लाख में 1 सीट, फिर 10 लाख में 1 सीट, फिर 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट। तो जनसंख्या के आधार पर सीटें निर्धारित की गई थी। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का निर्धारण किया गया था। हर 10 लाख में से एक व्यक्ति जो है वो कहाँ जाएगा, संविधान सभा में जाएगा। अगला ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश प्रांत था, जो ब्रिटिश भारत था, उसको मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 समुदाय में बांट दिया गया। ये जो ब्रिटिश भारत था, यहाँ से सदस्यों का चुनाव हुआ था, मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 समुदायों में बांट दिया गया। और इस समुदाय में इनकी जनसंख्या के आधार पर लोग वहाँ पर संविधान सभा में गए। मुस्लिम, जहाँ जितना प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम का था, उतने प्रतिशत लोग, सिखों की जितनी जनसंख्या थी उसके उतने प्रतिशत लोग कहाँ जाएंगे, संविधान सभा में गए। सामान्य वर्ग का जितना लोग थे, उतना प्रतिशत लोग, जितने प्रतिशत लोग थे उतने प्रतिशत लोग संविधान सभा में गए। तो ब्रिटिश प्रांत से मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 समुदायों में ब्रिटिश प्रांत को बांट दिया गया, 3 ग्रुप्स में। तो 3 ग्रुप्स से लोग वहां पर उठ के गए ब्रिटिश प्रांत से। अब देखिए एक प्रावधान, समुदाय के सदस्यों का चुनाव। अब ये जो मुस्लिम, सिख और सामान्य, ये 3 समुदायों में बांट दिया गया। अब समुदाय के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, तो भाई अब वो चुनाव होगा, जैसे कि मुस्लिम लोग हैं, उनमें चुनाव होगा ना। तो चुनाव कैसे हुआ, प्रांत की असेंबली के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। अब जो मान लो जाए ए नाम का प्रांत है, ए प्रांत की कोई असेंबली होगी, विधानसभा होगी, तो विधानसभा के सदस्य, पब्लिक इसमें भाग नहीं ली थी, जनता भाग नहीं ली थी। उस असेंबली, जो भाई प्रांत है ना, ब्रिटिश प्रांत है ना, 296 तो उसके सीट है, तो जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे उसमें 296 सीट डिसाइड किया गया था। तो ब्रिटिश प्रांत से इन सीटों के लिए चुनाव कैसे होगा, तो डायरेक्ट जनता वोट नहीं दे रही थी। जो जैसे कि ए नाम का एक प्रांत है, तो उस प्रांत में जो विधानसभा होगी, वो विधानसभा के सदस्य अपने बीच से क्या करेंगे, चुनेंगे। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव पब्लिक डायरेक्ट वोट नहीं देती, जो सदस्य रहते हैं संसद के और विधानसभा के, वो लोग चुनते हैं। उसी तरीके से वहां हुआ था। विधानसभा, जो प्रांत थी, ब्रिटिश प्रांत थे, उसकी जो विधानसभा थी, उसके जो सदस्य लोग थे, वो लोग अपने बीच से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा लोगों को चुन चुन के कहाँ भेज रहे थे,
संविधान सभा में भेज रहे थे। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति अब नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि राष्ट्रपति वाले हिस्से में उसको बता चुका हूँ। आप लोग जो उसको नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर मैंने समझाया था कि ये क्या पद्धति होती है। तो समुदाय के सदस्यों का चुनाव, मतलब मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदाय से सदस्यों का चुनाव कैसे हो रहा था यहाँ पर से कि असेंबली के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा चुन चुन के भेजे जा रहे थे। और यहाँ पर लिखा हुआ है अगला प्रावधान कि देसी रियासत सदस्य, देसी रियासत 93 थे, वो लोग के सदस्यों का चुनाव रियासत प्रमुख के द्वारा हो रहा था। रियासत प्रमुख मतलब जो राजा, वो जिसको चाहे वो चुन के क्या कर सकता था, संविधान सभा में भेज सकता था। तो इसके सदस्यों का चुनाव वैसे ही हो रहा था। हालांकि ये बात याद रखिएगा कि देसी रियासत जो थे उन लोगों ने वहाँ से संविधान सभा से दूरी बनाए रखी। ये लोग सभी देसी रियासत लोग गए नहीं, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपना मतलब ये लोग चाहते नहीं थे कि संविधान सभा हो, भारत का संविधान सभा हो, भारत का संविधान बने, नहीं चाहते थे ये लोग। इसलिए उन लोग भाग नहीं लिए, देसी रियासत से लोग भाग नहीं लिए। इसके साथ साथ महात्मा गांधी भी संविधान सभा में नहीं गए थे। ठीक है, वो भी भाग नहीं लिए थे। ठीक, देसी रियासत के सदस्य भाग नहीं लिए थे, लेकिन देसी रियासत के सदस्यों को बोला गया था कि आप लोग जो राजा लोग हो वो अपने रियासत से एक एक लोग को चुन के भेज सकते हैं। ठीक है, अब 296 सीटों के लिए जो चुनाव होना था, ये ब्रिटिश भारत में मैंने क्या कहा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा, भले ही असेंबली में होगा, पब्लिक डायरेक्ट वोट नहीं देगी, लेकिन चुनाव तो हो गई ना भाई। तो जब चुनाव हुआ तो कब हुआ, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों के लिए 296 सीटों के लिए चुनाव किया गया। हर प्रांत की विधानसभा अपने अपने बीच से सदस्यों को चुन चुन के भेज रही थी। तो इसमें से कांग्रेस ने 208 सीट जीता, मतलब कांग्रेस के 208 सदस्य गए। ठीक है, अब उसके बाद ये है ना मुस्लिम लीग, ML मतलब मुस्लिम लीग, यहाँ पे पूरा लिखना आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यह ML मतलब मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग से 73 सदस्यों का चुनाव हुआ, मतलब मुस्लिम लीग से 73 लोग संविधान सभा में गए और अन्य 15 लोग अन्य लोग संविधान सभा में गए। तो इस तरीके से, इस प्रोसेस से, मतलब इसको ये याद रखिएगा ना, इसको पूछता है। तो 296 जो ब्रिटिश प्रांत जितने भी थे उसमें से 296 सदस्य गए, देसी रियासत से 93 सदस्य जो लोग नहीं गए, लेकिन इनको बोला गया था कि 93 देसी रियासत से 93 लोगों को भेज सकते हैं वो लोग। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जो गवर्नर प्रांत से उससे 292 सदस्य गए और 4 ठोक से 4 लोग सदस्य गए, एक मुख्य आयुक्त प्रांत से एक लोग। तो टोटल कितने गए, 389। देसी रियासत लोग नहीं गए तो इसको छोड़ दीजिए। 296 सदस्य का चुनाव हुआ। चुनाव इस तरीके से हुआ। तो कांग्रेस इतना सीट जीती, मुस्लिम लीग इतना और अन्य इतना। मतलब एक तरीके से देखा गया था कि बहुत सब प्रभावी लोगों का वर्चस्व था वहाँ। मतलब बहुत से जो इफेक्टिव लोग थे, जो बड़े लोग थे, वो लोग क्या बहुत जानकार लोग थे, वो लोग जो है वो संविधान सभा में गए। इस तरीके से चुन चुन के उनको भेजा गया और उन लोगों ने संविधान का निर्माण किया। और उसके अलावा सभी लोगों को इनमें ध्यान रखें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी लोगों को लगभग प्रतिनिधित्व वहाँ पर मिला था। अनुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणी मतलब 10 लाख लोगों में से एक लोग चुन के वहाँ पर गए थे। लगभग सभी लोगों को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व वहाँ पर संविधान सभा में मिला हुआ था। ठीक है, तो इसके आगे का हिस्सा हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। इसको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।